and welcome to the first edition of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation with our young Indian athletes. And before we begin the podcast, let me take you to the journey of our two young athletes. Tanishka Khatri, a standout fencer from Guru Nanak Dev University, has made her mark at the international podium by winning silver at the Commonwealth Games 2022 London and Junior Asian Championship Uzbekistan. She also competed in the Asian Games held in Hangzhou, China in year 2023. Further, she clinched gold in the Interclub International Fencing Championship in France. In the domestic competitions, Tanishka has achieved gold at the 2022 National Games Gujarat and Khelo India University Games Lucknow, along with a silver at the Senior National Championship Pune. Tanishka also got a chance to be trained under her fencing idol Nathalie Molhozen in Paris. Supported by tops, Tanishka aims for her Olympic success. Shubham Rana, also from Guru Nanak Dev University, has excelled in fencing with domestic achievements including a team gold and individual bronze at the Junior National and an individual gold at the All India University Games 2022. Internationally, he participated in events like Senior Men Grand Prix Doha and Junior World Championship Dubai in 2022, earning 5th place in both individual and team events at the Junior Asian Championship. His goal is to secure medals for India in the international circuit. पेरिस में ब्राज़ीलियन फेंसर जिसको आप एडमायर करती है, आप उनके अंडर ट्रेन हुई थी 5 मंथ्स. उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा था वो एक्सपीरियंस? मैं 2019 में फर्स्ट टाइम गई थी, तो मैं एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा कि मैं इतनी अच्छी लेवल के एथलीट के साथ ट्रेनिंग करने वाली हूँ. मैंने वहाँ पे जाके उनसे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि अगर हम किसी सीनियर एथलीट के साथ खेलते हैं तो हमें कैसे खेलना है, सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है अगर ओपोनेंट लीड पे है, ये सारी चीज़ें. स्टाइल की बात करते हैं, फेंसिंग स्टाइल तो 2 तरीके की होती है. एक आपकी ग्रिप, जो पहले ग्रिप की बात करते हैं, पिस्टल ग्रिप, एंड देन यू हैव फ्रेंच ग्रिप. तो एक एडवांटेज होता है, जितने भी ओलंपियन फेंसर्स है लाइक जेम्स विलियम्स एंड होमर, दे सेड कि एक एडवांटेज होता है व्हेन यू हैव अ फ्रेंच ग्रिप. उसके बारे में बताइए, व्हाट प्रैक्टिस एंड कौन सा स्टाइल आप प्रैक्टिस करती है? मैं फ्रेंच ग्रिप से खेलती हूँ, पिस्टल से, एंड इट डिपेंड ऑन एथलीट कि वो कैसा खेलता है. लाइक मैं डिसएंगेजमेंट में ज़्यादा खेलती हूँ या पैरी या बीट ज़्यादा करती हूँ, तो पिस्टल ग्रिप ज़्यादा अच्छी रहती है. एंड जो एथलीट्स ज़्यादा पैरी वगैरह नहीं करते, उनके लिए पोमल ग्रिप ज़्यादा अच्छी रहती है. तो इट डिपेंड्स कि हमारा गेम स्टाइल कैसा है, उस पर हम ग्रिप यूज़ कर सकते हैं. राइट. एंड व्हाट अबाउट यू? मैम, या ऑफ कोर्स, जैसे इन्होंने बोला कि सब्जेक्टिव है कि प्लेयर क्या प्रेफर करते हैं, क्या चूज़ करते हैं, क्योंकि हर किसी प्लेयर का अपना एक स्टाइल है खेलने का. कोई पैरी, कोई डिफेंसिव ज़्यादा होता है, कोई अटैक करना ज़्यादा पसंद करता है. सो डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर कि वो क्या चूज़ करना चाहता है. और कोच के जब वो अपनी जर्नी शुरू करता है फेंसिंग में, सो उस टाइम ही और ये कोच की भी एक एक ड्यूटी होती है कि प्लेयर को रिकॉग्नाइज करके कि हाँ उसको एनालाइज करके कि हाँ इसका डिफेंसिव गेम है या फिर इसकी मेंटालिटी कैसी है, तो उस हिसाब से उसको उस स्टाइल में डाला जाए. एशियन गेम्स के बारे में बात करते हैं. यू प्लेड एशियन गेम्स एंड यू नैरोली मिस द मेडल, जस्ट मिस हो गया. इफ़ यू हैड गॉन टू द सेमीफाइनल्स, ब्रॉन्ज मेडल वुड हैव बीन कंफर्म. तो कामयाब सक्सेस एंड फेलियर के बीच में वेरी वेरी नैरो मार्जिन. सो हाउ डिड यू फील आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट दैट प्लेयर ऑफ हांगकॉन्ग इन द क्वार्टर फाइनल? एक्चुअली मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहे हैं जिसमें मैं 15-14 से एक पॉइंट से हारी हूँ. एंड एशियन गेम्स मेरा फर्स्ट टाइम था, अभी मैं हार गई, बट मैंने उससे बहुत कुछ सीखा. एंड नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा अच्छा ट्राई करूँगी कि मैं गोल्ड ही लेकर आऊँ. मैंने जिससे मैं हारी हूँ वो वर्ल्ड रैंक 1 है, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया. एंड जो मैं 15-14 से हर एक कॉम्पिटिशन हारती हूँ, उसके बाद भी मैं यही सीखती हूँ. मतलब अभी तक मैंने यही सीखा है कि मैं बाउट को उधर तक जाने क्यों दे रही हूँ. अगर मैं स्टार्टिंग से ही वन साइडेड खेलूँगी तो ज़्यादा इजी रहेगा. ये कॉम्बैट स्पोर्ट है,
और मास्क पहनते हैं, बिहाइंड द मास्क क्या सिनेरियो चल रहा होता है, इसके बारे में बताइए। क्या कुछ वो बातें आप उस मास्क और खुद के वो डिस्टेंस को बोल रही होती हैं? मैम एक्चुअली डिपेंड करता है अबाउट के ऊपर। अगर मैं लीड पर हूँ तो अपने आप को ऐसा मोटिवेट करना कि मुझे ये लीड मेंटेन करके रखना है। अगर मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ तो अपने आप को उस चीज़ में मोटिवेट करना कि अभी पॉइंट को कैसे कैसे कवर करना है, अपनी बेस्ट टेक्निक्स को रिमाइंड करके उसको उस बाउट में अप्लाई करना, ये सब चीज़ें। एक कोई ऐसा मेमोरेबल मैच जो याद रहा और वहाँ से कुछ सीखा है कि नेक्स्ट टाइम ये वाली पॉइंट जो मैंने यहाँ चूक गई थी, मैं अगले बार उसे चेंज करूँगी? अभी जो मैं एशियन गेम्स में हारी थी, मैंने उस मैच से ही सबसे ज़्यादा सीखा है कि मैंने कंटिन्यू 3-4 पॉइंट्स अपनी सेम मिस्टेक पर खाए। तो मैंने उस चीज़ से सीखा है कि अगर मैं एक बार वो गलती कर चुकी हूँ तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे वो सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी है। शुभम, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी पार्टिसिपेट किया है, तो सम ऑफ देम आर सीनियर मैन ग्रैंड प्री जो दोहा कतार में हुआ था, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स 2022 एज वेल एज जूनियर एशियन चैम्पियनशिप्स। सो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दीज इंटरनेशनल मैचेस एंड इंटरनेशनल ओपोनेंट्स दैट यू टेक इनटू योर गेम टुडे? मैम फर्स्टली जो सीनियर मैन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था इवेंट, वो मेरा पहला सीनियर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था। एंड वहाँ बेशक से मेरी परफॉर्मेंस इतनी ठीक नहीं रही थी क्योंकि पुल आउट हो गया था मैं उधर। एंड तो उधर जहाँ जो अपॉर्चुनिटी वो मुझे मिली थी खेलने, क्योंकि वर्ल्ड्स के बेस्ट एथलीट, वर्ल्ड्स बेस्ट फेंसर वहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, तो उनके साथ खेल के जो मेरी खामियाँ थी और जिन चीज़ों में मैं काम कर सकता था, लाइक आप उन्हें मेंटली खुद को प्रिपरेशन के बारे में बोल लो या फिर टेक्निकली बोल लो, तो वो जो छोटी छोटी कमियां थी वो पता चलती हैं आपको एक अच्छे एथलीट्स, अच्छे फेंसर्स के साथ खेल के। तो वो वहाँ पे जाके मुझे पता चली कि हाँ कहाँ पे लैक हो रहा है, किस जगह पे मुझे अपने आप में काम करना है। और बाद में आके मैंने कोच से डिस्कस भी की थी वो चीज़, और अब ट्राई भी किया उन चीज़ों पे काम करने का, जो इट्स अ प्रोसेस, बट हाँ स्टिल है अभी कुछ चीज़ें जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में ऐसा था कि वहाँ पे मेडल बाउट लॉस किया था। उस टाइम पे सब ठीक था, मतलब जो सामने वाला ओपोनेंट था ऐसा नहीं था कि वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था या फिर मतलब सेम लेवल के ओपोनेंट थे, बट इट्स मे बी लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और या फिर मैं एक बड़े से रफ पैच के बाद थोड़ा सा कम बैक किया था, क्योंकि उसके पहले 2-3 साल तक मैं कोई कंपटीशन नहीं खेल पाया था इंटरनेशनल। सो मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, माई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, दैट्स वाई। बट मुझे नहीं लगता उस बाउट में कोई कमी थी, सिर्फ और सिर्फ एक मे बी एक लीड के बाद एक थोड़ा सा मेंटली प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी वजह से शायद मैं कवर नहीं कर पाया उस चीज़ को। वो मेडल बाउट थी, काफ़ी अच्छी बाउट थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रिग्रेट था उस चीज़ का कि मैं नहीं खेला, जितनी मेरी पोटेंशियल थी मैं खेला हूँ। हाँ राइट, ये एक चीज़ है फेंसर्स के लिए बेसिकली कि चाहे कितनी भी रैंक हो, चाहे कितना ही एक्सपीरियंस भी हो, बट गेम कभी भी बदल जाता है। वहाँ पे गेम रिफ्लेक्सेस, वो अगर आपके स्ट्रांग नहीं है, उस दिन आपका मेंटल स्टेट क्या है, दैट डिसाइड्स द गेम। इट्स मोर अबाउट अ मेंटल गेम रादर देन फिजिकल होल्डिंग द स्वॉर्ड, या वो भारी है या हल्का है, वो नहीं है। तो what are the psychological and physiological advantage you both of you have that makes you stand out of the other players? Like you have height, weight भी एक बहुत बड़ा factor होता है। So yeah, tell me what are your psychological and physiological advantage? आई थिंक मेरी जो स्पीड है उसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लाइक मुझे बहुत कोचेज़ ने और बहुत एथलीट्स ने ये बात बोली है कि मेरी जो हैंड मूवमेंट का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से मुझे बाउट में बहुत एडवांटेज होता है। या सो फिजियोलॉजिकली मेरा ये है कि अब जैसे कोच मुझे सिखाता है, मेरे हाइट के बेनिफिट्स के हिसाब से जैसे कोच ट्रेन करता है, लेसन देता है, ड्रिल्स करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि तेरा डोमिनेंट है जो फ्लच हम मारते हैं जो अटैक के लिए, सो जिससे कि मेरी रीच ऑलरेडी इतनी है और उस फ्लच के बाद आप अपने ओपोनेंट को दूर से पहुंच पाएँ। सो एक अटैकिंग गेम, और थोड़ा सा ये कि एक हाइट अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको काउंटर करने के ज़्यादा मौके मिलते हैं, आप थोड़ा डोमिनेट करने लगते हो जब आपके पास थोड़ी सी डिफेंसिव स्किल हो। तो उस चीज़ पे कोच हमें काम करवाते हैं कि हाँ आपकी हाइट अच्छी है तो आप इस बाउट के, वैसे तो बाउट की सिचुएशन मैटर करती है कि आपकी क्या चल रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे कम हाइट का एथलीट डोमिनेट करने लग जाता है, और उस जगह पे आपकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सारी चीज़ें मैटर करने लग जाती हैं। लेकिन
कंपटीशन के बाहर जब आप ग्राउंड में होते हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे कोच आपके उन चीज़ों पे काम करता है कि जैसे अब मेरी हाइट है तो मेरा अटैक ठीक करने के लिए, मेरा जो काउंटर अटैक है वो ठीक करने के लिए। सो या आपने स्पीड के बारे में बात किया। फेंसिंग इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड एज वेल। सो वर यू बॉर्न विद दिस स्पीड और हाउ डिड यू वर्क ऑन दिस टू इम्प्रूव इट एंड यूज इट एज अ स्ट्रेंथ? एक्चुअली फेंसिंग से पहले मैंने स्विमिंग और एथलेटिक्स भी किया है, प्रोफेशनली नहीं बट ऐसे। तो उसमें मेरे पापा ने मेरा जो फिज़िकल फिटनेस होता है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो मुझे अभी तक फेंसिंग में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लाइक मेरी हाइट छोटी है और मेरे इवेंट में जो मुझसे लंबे ओपोनेंट्स होते हैं उनको मुझसे ज़्यादा बेनिफिट होता है बिकॉज उनकी रीच ज़्यादा होती है। तो मेरी छोटी हाइट होने की वजह से भी अगर मेरे पास स्पीड है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बाउट में। माई फादर यूज़ टू प्ले वॉलीबॉल, तो उन्होंने ना शुरू से ही मुझे वॉलीबॉल में डाला था। और वॉलीबॉल आपको पता है वो थोड़ा पावर गेम है एंड वर्टिकल जंप्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से शुरू से ही, और थोड़ा जेनेटिक्स भी है कि हाँ हाइट फादर की भी अच्छी थी, मदर की भी अच्छी है, तो लाजमी सी बात है कि आपकी हाइट अच्छी निकल ही जाती है। तो हाइट के मामले में ये, लेकिन और जो थोड़ी जो एथलीट्स एबिलिटीज़ हैं एंड जो स्किल्स हैं, वो जो थोड़ी पावर और स्ट्रेंथ वाला गेम है वो थोड़ा मुझे उधर से मिला है, जो मेरा बेस तैयार हुआ था वॉलीबॉल की वजह से। सो या वॉलीबॉल की वजह से मेरे एथलीट्स की जो स्ट्रक्चर है, जो एबिलिटीज़ हैं वो मिली है। एंड देन जो हाइट का जो आप देख सकते हो वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स है। सो व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अराउंड फेंसिंग जो you want to debunk right now? So many misconceptions, man. So many. I audience wants to know. मैम जब मैंने शुरू की थी तो मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि ये मतलब ये कोई भी खेल सकता है, कि ये बड़ा इजी गेम है, क्या ही करना है, सिर्फ टच करना है सामने वाले को जाके। और आप कभी बाहर आप किसी को एक्सप्लेन भी करते हो जो नॉन फेंसर है, तो वो भी ये सोचता है कि दूसरे गेम वाले खेलने देखने के लिए आते हैं। जैसे अब हम ASI में प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरी गेम के हैं, वो बोलते हैं तुम्हारा बड़ा आसान है यार, तुम नेशनल बड़े अच्छे से खेल लेते हो और स्टेट में तुम्हारा कोई आता नहीं। बट ऐसा कुछ है नहीं है मैम। फेंसिंग बड़ा ही, आपको वो बोलते हैं ना कि चेस विद मसल्स होता है, तो आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से जब कोऑर्डिनेट करता है ना, तब जाके आप फेंसिंग में डोमिनेट कर पाते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप फिजियोलॉजिकल थोड़े से डोमिनेट करते हो तो ठीक हो जाओगे। अब कई बार आप देखते हो कि बड़ा आपको देखने में लगेगा कि यार ये तो बंदा एथलीट हो ही नहीं सकता, और वो बंदा नेशनल मेडल मार जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अब साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कोऑर्डिनेट करता है पूरा का पूरा। तो बाहर वाले सोचते हैं कि नहीं यार ये, अब जब उनको देखते हैं ना कि हाँ छोटे हाइट का बंदा है, सीनियर नेशनल मेडल मार रहा है, या फिर थोड़ा मोटा है वो बंदा मेडल मार रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आसान है इसलिए मेडल मार रहा है। मे बी उनकी पुरानी मेहनत है, जो पुराने और फेंसिंग में आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका जो एथलीट का करियर है इन फेंसिंग और आपको जो एक्सपोजर मिले हैं बाहर कॉम्पिटिशन्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप देखोगे जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है जिसके पास, जो एक 30s में होता है, वो बेसिकली ज़्यादा डोमिनेट करते हैं फेंसिंग में। और इप्पी खासकर जो हम खेलते हैं इवेंट, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा है कि आप ऑन पिस्ट आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप मेंटली कैसे उन चीज़ों को हैंडल करते हो, कैसे एम्ब्रेस करते हो उस फीलिंग को, कैसे उस डर को एम्ब्रेस करते हो। सो या इट्स ऑल अबाउट दैट। एज ही सेड कि जो नॉन फेंसर्स होते हैं उनको हमारा गेम बहुत इजी लगता है। मैंने भी मतलब ज़्यादातर यही नोटिस किया है। कोई भी पूछता है फेंसिंग क्या है तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं तो दे आर लाइक यार ये तो बहुत इजी है, सिर्फ टच ही तो करना है, तुम्हें करना ही क्या होता है। और जैसे अगर किसी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रहा है तो भी ऐसा कि यार तुम लोग को तो इतना ट्रेनिंग भी नहीं करना पड़ता, इतने लोगों को तुम्हारे गेम का भी नहीं पता, तो तुम तो इजीली मेडल भी मार सकते हो, हमें देखो हमारा कितना कंपटीशन है वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको फेंसिंग के बारे में पता है वो तो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो भी इतना ही ट्रेनिंग करके आते हैं जितना हम करके आते हैं, तो कंपटीशन तो है। और जो फेंसिंग के बारे में ऐसा बोलते हैं कि बहुत इजी है, तो लाइक एथलेटिक्स में ज़्यादातर स्पीड पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन आई थिंक फेंसिंग इज़ द ओनली वन जिसमें स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस, मतलब रिएक्शन टाइमिंग हमारा कितना अच्छा है, सभी चीज़ें हमें एक टाइम पे चाहिए। तो आई थिंक फेंसिंग भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना बाकी स्पोर्ट्स हैं। आपने मतलब मिसकंसेप्शंस के बारे में बात किया। देयर इज़ ऑल्सो हिडन फैक्ट अबाउट फेंसिंग जो ज़्यादा लोग को दे मे नॉट नो अबाउट दिस, दैट आफ्टर एथलेटिक्स एंड स्विमिंग, फेंसिंग इज़ द थर्ड स्पोर्ट इन ओलंपिक्स विच हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स, राइट?
So we as India can focus on fencing to increase our medal tally in the podium in the Olympics as well. So what can India do from grassroots level for identification of talent as well as developing fencing as a sport in our country? ओके, सो ओलंपिक्स में पहले कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था बहुत टाइम तक. अभी हमारी फेडरेशन ने हमें सपोर्ट करना स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले, मतलब बहुत सपोर्टिव है. जैसे फेडरेशन भवानी देवी has qualified. तो शी इज़ द फर्स्ट फेंसर जिसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया. और उसके बाद हमारे फेंसिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं. अभी टॉप स्कीम में फेंसिंग आ गई है, पहले फेंसिंग नहीं थी. एंड NCOE के बहुत सारे सेंटर्स बन गए हैं फेंसिंग के. बाकी गेम्स के पहले भी थे लेकिन फेंसिंग का नहीं था, जिसकी वजह से एथलीट्स को भी मंथली अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसकी वजह से हम अपना कंपटीशन भी खेल सकते हैं एंड हमें एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है. तो अगर ओलंपिक्स के लिए हमें मेडल देखना है इंडिया के लिए, तो उसके लिए जो ग्रास रूट लेवल पे एथलीट हैं उनको अगर ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए, तो ऑफ कोर्स फेंसिंग में भी मेडल आ सकते हैं. या मैम, एज शी शेड कि अगर कंपेयर करें पुराने टाइम से और आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे एथलीट्स को, फेंसर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है. और ग्रास रूट लेवल्स की बात करें तो NCOE जो हैं एंड हरियाणा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे उस स्टेट का पता है, मेरे होम टाउन का पता है. वहाँ पे जो नर्सरीज़ खुल रही हैं एंड जो छोटे बच्चों को उधर ट्रेन किया जा रहा है एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे कोच के साथ और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, अच्छा उनको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है. तो और थैंक्स टू आवर फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना मतलब टॉप स्कीम में, अब पहले फेंसिंग के एथलीट्स को नहीं लिया करते थे लेकिन अभी टॉप्स में फेंसिंग एथलीट्स को इंक्लूड कर रहे हैं. और गो स्पोर्ट्स है और बाकी सब जो ये गवर्नमेंट की चलाई हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एथलीट्स को फंड कर रही हैं, ये एथलीट्स को एक्सपोजर दे रही हैं ताकि एथलीट्स बाहर जाएँ, ट्रेनिंग करें और कॉम्पिटिशन्स खेलें, ताकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आने वाले कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर पाएँ. और आप देख भी रहे हो कि हर दिन अच्छा होता ही जा रहा है. आप कंपेयर करोगे पीछे की परफॉर्मेंस से और आज की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और इसीलिए है क्योंकि आज के टाइम पे एक्सपोजर मिल रहे हैं एथलीट्स को, आज के टाइम पे फंडिंग मिल रही है एथलीट्स को. और एथलीट्स को और कुछ भी नहीं चाहिए मैम, क्योंकि वो बंदा सारा दिन ट्रेन करता है और उसको सिर्फ सरकार से यही उम्मीद है कि उसको एक्सपोजर मिले. या उस फेंसिंग एज अ स्पोर्ट भी थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है. स्वॉर्ड एक्सपेंसिव होता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए. तो क्या कुछ और चैलेंजेस आपने फेस किया था अपनी फेंसिंग की जर्नी में? मैम पहले जब 12-13 में जब हमने शुरू किया था, तो उस टाइम पे तो खुद से खरीदना पड़ता था. और उस टाइम चाइनीज़ इक्विपमेंट खरीदा करते थे हम, जो पटियाला से आता था वहाँ से. इंटरनेशनल लेवल का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता नहीं कर सकता उसको. तो और अफोर्ड अगर घर पे बोलते भी हैं तो घर वाले बोलेंगे कि भाई नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा ठीक है, थोड़े लेवल तक हम कर सकते हैं क्योंकि चाइनीज़ इक्विपमेंट थोड़ा आपके स्केल में आ जाएगा, वो आप इधर उधर से करके एडजस्ट कर लोगे. लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट है, जो सर्टिफाइड इक्विपमेंट है, वो आप उस टाइम पे अफोर्ड. लेकिन आज NCOEs हैं और आज जो सेंटर्स हैं, साई है, वो सब प्रोवाइड करवा रही है. और आज ऐसा है कि साइज और NCOE हैं जो वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा रही हैं एथलीट्स को. और ग्रास रूट पे भी काफ़ी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, और काफ़ी स्पॉन्सर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एथलीट्स में कि हाँ हम इनको स्पॉन्सर करें और ये जाके बाहर खेलें. तो आज के टाइम पे मुझे लगता है थोड़ा आसान हुआ है इक्विपमेंट को लेके कि हाँ इतना ज़्यादा घर वालों को दिक्कत नहीं आती, इतना ज़्यादा एथलीट को दिक्कत नहीं आती कि वो कहाँ से आएगा. एक बार थोड़ा सा एथलीट को थोड़ा सा निकलना होता है बेसिक से, एक बार वो निकल गया, खेलो इंडिया स्कीम में आ जाता है या फिर किसी साई के अंडर आ जाता है, तो उसको इक्विपमेंट की कोई टेंशन नहीं है. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. अच्छा, स्वॉर्ड्स की बात करते हैं तो स्वॉर्ड्स कितना हैवी होता है? जो व्यूअर्स है शायद उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा. वो डिफरेंट टाइप का स्वॉर्ड होता है और वेट भी अलग होता है, अनलाइक जो हमारे ट्रेडिशनल स्वॉर्ड्स होते हैं या जो कलियारा पट्टू में स्वॉर्ड यूज़ किया जाता है, उससे काफ़ी डिफरेंट है ये. तो इस स्वॉर्ड के बारे में बताइए. हमारा जो FI लेवल का वेपन होता है, इंटरनेशनल लेवल का, EP का हमारा 800 ग्राम्स का होता है. हमारा मोस्ट सबसे हैवी होता है बाकी वेपन्स के अकॉर्डिंग. यस. तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं या वो साइज किसी? नहीं, एक्चुअली साइज सेम होता है बट उनका फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होता है. एक M होता है और एक D होता है. तो D में इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता एंड जो M होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है. तो जो एथलीट ज़्यादा फ्लिक वगैरह के साथ खेलना पसंद करते हैं वो M प्रेफर करते हैं, एंड जो मेरे जैसे एथलीट्स हैं जो फ्लिक वगैरह ज़्यादा नहीं करते वो D प्रेफर करते हैं. आपने एक इंटरव्यू में कहा था आपके पापा आपके रोल मॉडल है, ही इज इनटू फोर्सेस आल्सो.
आपकी उनकी क्या बॉन्ड है, कितना एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में उन्होंने आपको आगे मोटिवेट किया है फेंसिंग को आगे बढ़ाने में और एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने में? मेरी फेंसिंग जर्नी में मेरे पापा का मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, बट मेरे पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट बोलूँगी मैं, बिकॉज एक तो मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ पर अभी लड़कियों को गेम वगैरह करवाना स्टार्ट हुआ है, बट पहले इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। इवन जब मैंने भी फेंसिंग स्टार्ट किया था तो कुछ लोग थे आसपास वाले कि नहीं, लड़की को पढ़ाओ, गेम में इतना नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें थी। लेकिन पापा ने कभी किसी की नहीं सुनी कि ठीक है, अगर इसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये करना है। अब मुझे कभी पढ़ाई के लिए भी इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया। ही इज़ लाइक कि ठीक है, पढ़ाई साथ में चलती रहेगी, लेकिन अगर गेम ज़्यादा पसंद है तो वो करो। एंड जैसे अभी FI लेवल का बताया हमने, इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो पापा ने मतलब मेरे NCOE वगैरह में होने से पहले ही खुद से सब कुछ प्रोवाइड करवाया था। मेरे हर एक कॉम्पिटिशन में मेरे साथ जाना, मुझे सपोर्ट करना, मेरी बाउट से पहले मेरे खाने पीने का ध्यान रखना, मेरी बाउट्स को रिकॉर्ड करना, उसके बाद घर जाके उन बाउट्स को डिस्कस करना कि क्या क्या गलती थी, अभी हम नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में कैसे इम्प्रूव करके जा सकते हैं। मुझे कभी अगर मैं किसी कॉम्पिटिशन में हार भी गई तो कभी ऐसा बोलना नहीं कि हार कैसे गई है कुछ भी, मैं परेशान हो जाती थी कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं आया, बट मैंने आज तक कभी भी मेरे पापा से ये चीज़ नहीं सुनी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही। वो हमेशा से ऐसे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर हारी है तो यहाँ से भी कुछ सीखने को ही मिला होगा। तो मेरे पापा मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली। पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जब आपके गांव में या आपके जो घर वाले रिलेटिव्स हैं जो पहले अगेंस्ट थे इस चीज़ के, अब जब उन्होंने देखा कि आपने कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता और बड़े इंटरनेशनल पोडियम में भी टाइटल्स जीते हैं, अब उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और कितना इंस्पायर किया है आपने अपने जो छोटे भाई बहनों को कि हाँ वो भी अब स्पोर्ट्स में आगे बढ़े? मेरी फैमिली तो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और आसपास के भी जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो मोटिवेट हुए हैं। इवन फेंसिंग में भी अभी हमारे वहाँ पर जहाँ से हमने पहले स्टार्ट किया था, वहाँ पर ऐसे कोई नर्सरी वगैरह नहीं थी हमारे टाइम पे, तो हमारे सिर्फ एक कोच थे और हम एथलीट्स थे जो खुद से अपना इक्विपमेंट मैनेज करते थे, खुद से ट्रेनिंग करते थे। अभी वहाँ पे भी एक नर्सरी खुल गई है। जो एथलीट्स खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो इम्प्रूवमेंट हुई है वो चीज़ें। As a athlete and female, you have had your own unique set of challenges. तो कभी हुआ है कि there were no girls to practice against and your coach made you practice only against boys to build strength या skill या speed, और boys को हराया क्या आपने practice sessions में, matches में? इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अगर मैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग करूँगी तो वो मेरे लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, बिकॉज लड़कियों की और लड़कों की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फेंसिंग में, हैंड मूवमेंट में, फुटवर्क में, सभी चीज़ों में। तो अगर मैं मुझसे ज़्यादा फास्ट या अच्छी टेक्निक्स वाले ओपोनेंट के साथ ट्रेन करती हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। अभी हमारा एशियन गेम से पहले हमारा ASI पुणे में कैंप लगा था इन लोगों के साथ में, तो वहाँ पर हम सिर्फ 4 लड़कियाँ थी और सभी लड़के ही थे। हमने उनके साथ ट्रेनिंग किया था तो हमारा गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। तो आई फील कि अगर हम लड़कों के साथ ट्रेन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं लड़की के साथ ही करना है, लड़कों के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हमारे लिए ही फायदा है उसमें। ट्रेनिंग में अब हर रोज़ आप खेलते हो तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं आपके लिए, तो इतना नहीं होता कि खुंदक है या फिर सॉफ्ट खेल जाओगे। और आपका जो अंदर का एथलीट है वो सॉफ्ट आपको खेलने भी नहीं देता कभी भी, क्योंकि आप अगर कोई दूसरा डोमिनेट करेगा तो अंदर से खुद से आता है कि नहीं यार खेलने के लिए खेल रहे हैं तो अच्छे से खेल ही लेते हैं। एंड बिहाइंड द मास्क there's an athlete, वहाँ ये पता नहीं होता मास्क के पीछे लड़का है या लड़की उस टाइम पे, that's your opponent। इवन अगर हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो हमें हम उस चीज़ में यही करते हैं कि अगर मैं कभी ढंग से नहीं खेल रही, एफर्ट नहीं लगा रही, तो मुझे ऐसे डांट पड़ जाती है कि भाई नहीं खेलना तो खेल ही मत, टाइम पास के लिए भी क्यों खेल रही है। If he is not putting effort, उनको भी डांट पड़ जाती है। और अगर हम कुछ भी गलती कर रहे हैं तो एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है कि अभी आपने फ्लच मारा तो उसमें आप स्लो थे, अगर आप इसको इस तरीके से करोगे वो ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो नहीं, ट्रेनिंग में तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि फ्रेंड्स हैं या बहन भाई, ऐसा कभी नहीं। So what are your future plans now? अभी आगे आप क्या देख रहे हो? ओलंपिक तो एक ड्रीम है, उसके बाद और क्या क्या नेक्स्ट अभी इवेंट्स है जिसके लिए आप फोकस कर रही हैं? अभी मेरा अपकमिंग कंपटीशन ग्रैंड प्री है बुदापेस्ट हंगरी में, तो मैं उसी के लिए प्लान कर रही हूँ ट्रेनिंग के लिए।
फिलहाल के लिए अभी तो कोई कंपटीशन नहीं है, अब ऑफ सीजन चलेगा, देन उसके बाद मैं सीनियर स्टेट एंड देन सीनियर नेशनल के लिए ट्रेन करूँगा। What message do you want to give people viewing to support more athletes and give them more opportunity to excel in the international podium as well as national podium? मैम मैं यही बोलना चाहूँगी कि फेंसिंग एक ऐसा गेम है जिसमें परफॉर्मेंस बहुत जल्दी नहीं आ सकती, इसमें टाइम लगता है। किसी एथलीट की बहुत जल्दी भी आ जाती है, किसी की लेट भी आती है, बट फेंसिंग में ऐसा है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा लाइक 20-25 के बाद ही परफॉर्मेंस आना स्टार्ट होती है। तो जिस भी एथलीट के पास स्पॉन्सर्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उनके साथ ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा तो उनको स्कीम से निकाल दिया जाता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि टाइम लगता है बट आएगा परफॉर्मेंस। लाइक फेंसिंग पहले कहीं पर भी नहीं था और अभी फेंसिंग में भवानी दीदी ने ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई किया है, सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में भी उनका मेडल आया है और बाकी भी एथलीट्स हैं जो अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। तो यही बोलना चाहूँगी कि टाइम लगेगा बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। राइट, यू मेंशन्ड अबाउट वाचिंग योर बाउट, तो उसके अलावा एनी इंटरनेशनल प्लेयर दैट यू लुक अप टू, जिसकी बहुत क्लोजली आप वॉच करती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करती है, जिस आपने एक का नाम लिया था नताली, यू इंस्पायर्ड बाय हर? मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड इसलिए भी हूँ क्योंकि एक तो उनकी मतलब मुझे जो उनका लाइफस्टाइल है नॉर्मल लाइक फेंसिंग से अलग, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक मैंने उनके साथ 2019 में फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग किया था एंड अभी मैं लास्ट ईयर भी उनके साथ 5 मंथ्स ट्रेनिंग करके आई हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे है कि उनके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एलीट लेवल के एथलीट हूँ तो जो ऐसे ग्रास रूट लेवल का है या कोई नॉर्मल एथलीट है उनको नहीं सिखाऊंगी। मैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गई थी तो वो मेरे कोच भी नहीं थी, वो मेरी एक ओपोनेंट थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेरी बाउट्स उन्होंने, अगर मैं उनसे जाके डिस्कस करती थी कि यहाँ पे मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। इवन अभी भी अगर मैं उनसे मेरा कभी भी कोई भी पॉइंट शेयर करूँगी कि अभी मैंने कंपटीशन खेला और मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पे क्या क्या वो किया, तो मुझे हमेशा हेल्प करते हैं। एंड वो एक ऐसे एथलीट हैं कि वो 2018 में वर्ल्ड चैम्पियन बने थे एंड उसके बाद उनका 2-3 ईयर्स कोई परफॉर्मेंस नहीं आ पाया था, बट स्टिल उन्होंने कम बैक किया और फिर से वो चैम्पियन बने। तो उनसे मैं यही चीज़ सीखती हूँ कि गिव अप नहीं करना, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड नेवर गिव अप। राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इनसाइट ऑफ योर लाइफ, और इतनी अच्छी बातें आपने बताई अपने लाइफ के बारे में। और जो अभी जो एथलीट्स हैं जो सीखना चाहते हैं फेंसिंग, आई एम श्योर आपको देके गेम को शुरू करेंगे और जो डीमोटिवेट हो गए वो वापस से गेम में कम बैक करेंगे। Well, that was it for today. This is me, Aishwarya, This is me, Swarna. signing off. Keep watching Beyond Scoreboard.